स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करने वाले हैं। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो आपको अच्छे से सीखना होगा। और अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाती है टॉपिक, तो मेक श्योर आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप को एक एक सीखेंगे। और अभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो भी बचे हुए टाइम है, आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करना, ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ सके। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। और जितना शॉर्ट होगा उतने मैं शॉर्ट में अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा। और अगर कहीं पे कोई इश्यू हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमें कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ स्टेप्स जानने हैं। मेथड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम लोग जो सीखेंगे, यहाँ पे चार चीजें मेनली सीखेंगे। एक तो हमारा होता है मीनिंग, MSSM, मतलब ये चारों के शॉर्ट फॉर्म। आप MSS और M, ये चार, दो M और दो S आपको याद रखने हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये पूरी टॉपिक आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना बच्चा, कि अगर आप ये अच्छे से करते हो तो आपकी पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो MSSM करना है। M का मतलब क्या होता है, मीनिंग, मतलब हमें यहाँ पे बच्चों मीनिंग बताएंगे हम आपको कि क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। M का मतलब यहाँ पे। दूसरा जो हमारा S दिख रहा है, यहाँ पे स्टेप सीखेंगे, ताकि हमें सॉल्व करने में कितने स्टेप की जरूरत है वो यहाँ पे सीखेंगे, 1 to 6 स्टेप। और फिर आपको यहाँ पे जो S दिख रहा है, सोर्सेस ऑफ फंड। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड, जब कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम करेगी तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे, ये तीन तरीके होंगे, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्शियली, इसको भी हम लोग सीखेंगे डिटेल में। और लास्ट वाला जो M आपको दिख रहा है यहाँ पे, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, किस तरह से आप कौन कौन से मेथड अप्लाई होंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। आई होप यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। तो हमें क्या सीखना है, MSSM। M का मतलब क्या होता है, पहला मीनिंग ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दूसरा स्टेप्स, तीसरा सोर्स ऑफ फंड, और चौथा आपको जो सीखना है मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या होती है मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है। रिडेम्पशन का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब आपको ये जानना है, इसके मतलब आपको समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब आपने किसी को वापस पैसे चुका रहे हो, तो रीपेमेंट किस चीज का, रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब आपने डिबेंचर इशू करा था, अब वो टाइम आ चुका है बच्चों जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर के पैसे को वापस करेगी। डिबेंचर एक तरह से लोन कैपिटल है, और इसीलिए इसका कहा गया है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट, और डिबेंचर का मतलब इसका लोन, तो रीपेमेंट ऑफ लोन। अंडरस्टूड ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इज अ प्रोसेस, इसको आप ध्यान से देख लो। डिबेंचर रिडेम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द बोरोड अमाउंट। यहाँ पे बोरोड अमाउंट कौन सा बच्चा आपका, डिबेंचर है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, बोरोड अमाउंट इज काइंड ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर क्या है आपका, लोन है। तो जब भी आप किसी से बोरो करते हो पैसे, तो आपका जो बोरो अमाउंट होता है वो लोन होता है, तो इसीलिए हमने डिबेंचर को लोन कहा, राइट। तो डिबेंचर रिडेम्पशन द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द बोरोड अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एट द एंड ऑफ द एग्रीड पीरियड। मतलब एग्रीड पीरियड जो भी मेंशन किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आप उस पीरियड के बाद कंपनी उसको रिडीम करेगी। आप देखोगे क्वेश्चन में बहुत बार लिखा होता है कि कंपनी इशूड इतने डिबेंचर, रीपेबल आफ्टर 5 ईयर, रीपेबल आफ्टर 6 ईयर, तो वो आपका एग्रीड पीरियड बोला जाता है। तो एग्रीड पीरियड जो भी होगा उसके हिसाब से कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को रिडीम करेगी। तो पहला जो हमने सीखा था M, तो हमने क्या कहा था, पहले हमने दो M और दो S सीखेंगे बच्चों। तो हमने यहाँ पे जो बात की, पहले M की बात की। हमारा पहला M का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा आता है, देखो बच्चों, दूसरा हमने कहा था S, और दूसरा हमारा जो S है, S का मतलब होता है स्टेप्स,
और यहाँ पे कितने स्टेप्स होंगे बच्चों? 1 to 6 स्टेप होंगे और हम सारे स्टेप को एक एक करके यहाँ पे सीखने वाले हैं। अंडरस्टूड और नॉट? कितने स्टेप्स है बच्चों? टोटल आपके पास 6 स्टेप है और 6 स्टेप हम लोग यहाँ पे पूरा सीखने वाले हैं। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए पहला स्टेप जब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की बच्चों, स्टेप्स मैंने कहा 6 स्टेप है। पहला स्टेप हमारा होता है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर पहले स्टेप में हम लोग सीखेंगे क्या? स्टेप के अंदर में 6 स्टेप्स टोटल होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी पहले क्या करेगी? डिवेंचर्स को इशू करेगी। अब जब कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, कंपनी अपने डिवेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकती है, जो हमने इशू ऑफ डिवेंचर में ऑलरेडी सीखा है बच्चों, राइट? तो इशू ऑफ डिवेंचर में हमने सीखा है, वही यहां पे करेंगे। इशू एट पार हो सकता है, इशू एट प्रीमियम हो सकता है, एंड इशू एट डिस्काउंट भी हो सकता है। कंपनी 3 तरीके से डिवेंचर को इशू करेगी। तो हमारा पहला स्टेप, जो टोटल स्टेप में मैंने कहा 1 to 6 स्टेप है, तो पहले स्टेप में हमें जानना है इशू ऑफ डिवेंचर। एट पार में जैसे कंपनी इशू करती है तो क्या करती है बच्चों? एंट्री यहां पे जैसे मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री हम करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिवेंचर होंगे उसमें हम लोग इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहला हमारा जब डिवेंचर इशू एट पार करते हैं तो ये एंट्री हमें करनी पड़ती है। अगर हम डिवेंचर इशू एट प्रीमियम करते हैं तो क्या होता है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री हमारी हो जाती डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन जो हम यहां पे क्रिएट करते हैं उसी को, सेम अमाउंट को हम यहां पे डेबिट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी डिवेंचर होगा डिवेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप। और यहां पे आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब हमने इशू डिवेंचर में कर लिया है, बस आपको जस्ट मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। अगर इशू एट डिस्काउंट करते तो यहां पे क्या एंट्री होती बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री हमारी क्या होती? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंट डिवेंचर होता वो हम यहां लिखते और यहां पे लिख देते डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये आपको डेबिट करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमें डिवेंचर इशू करने पड़ते हैं और उसके हमारे टोटल कितने स्टेप होते हैं बच्चों? टोटल हमारा जो 6 स्टेप है उसमें से पहला स्टेप है हमारा क्या? इशू ऑफ डिवेंचर। और इस तरह से आप इशू ऑफ डिवेंचर का पहला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। और ये चीजें हमने बच्चों इशू ऑफ डिवेंचर में सीखी हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट आपको ये आई होप अगर आपने इशू ऑफ डिवेंचर की होगी तो आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा पहला स्टेप था। नाउ अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे स्टेप में। स्टेप बी। स्टेप बी का मतलब क्या होता है? क्रिएट दी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं DRR। और आप एग्जाम में DRR वर्ड भी यूज कर सकते हो, राइट? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों?
क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग डीआरआर से बुलाते हैं। ओके, डीआरआर रिजर्व क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कंपनी set aside portion of profit to ensure redemption of डिवेंचर। इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपनी को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो आपको रिडेम्पशन और डिवेंचर तो कभी ना कभी तो करना है, तो अब जब आपको रिडेम्पशन डिवेंचर करना है तो आपको एक काम करना होगा, एक फंड बनाना होगा, ताकि वो फंड आप जो बनाओगे उस फंड को आपको रिडेम्पशन के टाइम में यूज करने में, मतलब पेमेंट करने में आप उसे यूज कर सको। मतलब आपके पास ये इंश्योर करना होगा कि अगर कभी रिडेम्पशन करने की जब टाइम आएगी तो आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, आपको रिडेम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको बोलती है भाई कि एक रिजर्व बनाओ, और क्या नाम होगा उसका? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको बता दो बच्चों, जैसे समझ लो कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक फादर है, ठीक है ना, फादर को अपने बेटी की शादी करनी है और 10 साल 20 साल बाद शादी करनी है, तो उसने क्या किया ना, बेटी शादी फंड, एक रिजर्व नाम से एक कोई भी फंड बनाना चाहा। उसने क्या किया, घर में बोला एक बॉक्स था जो लाते हैं ना, गुल्लक लाया, मान लो गुल्लक लेकर आया, और उन्होंने क्या किया कि हर महीने जो फादर है, फादर जो है वो हर महीने क्या करता है बच्चों ना, इसमें कुछ ना कुछ फंड या मतलब जो भी है इसमें एक फंड जमा करता है, और ये जो फंड जमा करता है इस फंड को किस लिए यूज करेगा? जब उनको अपनी बेटी की शादी करनी होगी, बेटी की जब शादी करनी होगी तो बेटी की शादी में इस फंड को यूज करना है। मतलब एक पर्पस के लिए इन्होंने एक फंड बनाया कि इससे इंश्योर होता है कि जब भी बेटी की शादी करनी होगी तो उनके पास एक ऐसा फंड जमा होगा ताकि उस फंड से वो यूज करके अपनी बेटी की शादी को अच्छे से कर सके, राइट। और इस फंड को और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डॉटर्स मैरिज, राइट। तो इसी तरह से कंपनी बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कंपनी को कि देखो भाई आपको एक काम करना है, आपको एक फंड बनाना है जिसका नाम होगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और इस फंड को जब आपके पास पैसे जमा हो जाएंगे तो ये फंड आपको जब भी रिडीम करना होगा, रिडीम करने के टाइम में जब आप अपने डिवेंचर होल्डर के पैसे वापस करोगे उस टाइम में अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप इस फंड को यूज कर सकते हो। आए बच्चों ये समझ में आया? क्लियर है नॉट? तो यहां तक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मीनिंग हमने समझा, अब हमें समझना है कि जो डीआरआर है हमारे पास, ये डीआरआर बनाना है, एक फंड बनाना है, तो इस फंड को हमें बनाना है। ओके बच्चों, एक बार ध्यान में रखना, तो हमें क्या बनाना है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है बच्चों। तो अब देखो ये सवाल होता है कि डिवेंचर रिडेम्पशन फंड जो हमें बनाना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये बनाना कब है। तो पहले आपको ये जानना है बेटा बनाना कब है, इसे कब प्रिपेयर करना है, मतलब व्हेन। आपको ये जानना है कि कब प्रिपेयर करना है, और दूसरा आपको यहां पे जाना है हाउ मच, कितना, कितना बनाना है, ये फंड आपको कितना क्रिएट करना है ये भी आपको जानने की जरूरत है। कब बनाना है और कितना बनाना है, मतलब हाउ मच, हाउ मच आपको ये जो फंड क्रिएट करनी है, ये फंड जो बनानी है, कब बनानी है और कितनी बनानी है ये आपको पता होना चाहिए। तो कब बनाना है और कितनी बनानी है ये हमें समझने की जरूरत है। ऐसा में कि नहीं है? तो हमेशा याद रखना कब बनाना है बच्चों। अगर हमें जानना है कि डीआरआर क्रिएट कब करना है, तो डीआरआर आपको क्रिएट करना है कि रिडेम्पशन से पहले, रिडेम्पशन का जो डेट होगा आपका, रिडेम्पशन से पहले
पहले जो भी 31 मार्च आपका आएगा, 31 मार्च आएगा, जो भी 31 मार्च आपका आएगा उस डेट में आपको डीआरआर को क्रिएट करना है, डीआरआर का फंड बनाना है। अंडरस्टूड और नॉट? तो देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, रिडम्पशन से पहले व्हेन टू प्रिपेयर द डीआरआर अकाउंट, मतलब व्हेन टू डीआरआर टू बी क्रिएटेड, डीआरआर आपको बनानी कब है और कितनी बनानी है। तो आपको जानना है रिडम्पशन से पहले जो भी आपका 31 मार्च वाली डेट आएगी, रिडम्पशन डेट से पहले उसे हमें यहां पे बनाना है। अंडरस्टूड बच्चों? अभी चलो एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा देते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। राइट? जैसे मान लो आपने यहां पे 1 अप्रैल 2000 को इशू किया, 10,000 डिवेंचर इशू किया एट द रेट ऑफ ₹100। 10,000 डिवेंचर आपने इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹100 और आपको रिडीम करना है, रिडेम्पशन करना है ऑन 36 2024। तो रिडेम्पशन का जो डेट है आपका बच्चों, जिस दिन आपको रिडीम करना है, रिडेम्पशन का डेट है 30 जून 2024। आपने इशू कब किया है? 1 अप्रैल 2024 को। राइट बच्चों? अब देखो मैंने क्या कहा है, रिडेम्पशन से पहले जो भी 31 मार्च आएगा उसी दिन हमें ये डीआरआर बनानी है। राइट बच्चों? तो डीआरआर हमारा 31 मार्च को बनाना है। अंडरस्टूड और नॉट? 31 मार्च को बनाना है बच्चों। यस और नो? ध्यान में रखना। ओके बच्चों, तो हमें बनाना है रिडेम्पशन 31 मार्च से, मतलब जो भी रिडेम्पशन का डेट होगा उसके पहले 31 मार्च। तो अब आप देखोगे ये 30 जून है, तो 30 जून के पहले हमारा 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च 2024 आएगा। ये वो डेट है जो हमारा, बोल सकते हो आप कि रिडेम्पशन से ठीक पहले हमारा जो डेट है 31 मार्च, वो कौन से ईयर में पड़ेगा? 24 में पड़ेगा। तो यही वो डेट है जिस दिन आपको डीआरआर क्रिएट करनी है, डीआरआर क्रिएट करनी है। ये आपको समझ में आया बच्चों कि आपको बनाना कब है, ये समझ में आया। अब सवाल उठता है कि बनाना कितना है, कब और कितना। सवाल आएगा कब और कितना। तो कितना कुछ नहीं याद रखना बच्चों, डीआरआर जो भी आपको क्रिएट करना है वो 10% के हिसाब से करना है। 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। तो जो आपने डिवेंचर इशू किया है उसके 10%, आपको उसके कितने परसेंट बनाने हैं बच्चों? 10%। सवाल उठेगा कि सर क्या 10% ही बनता है या उससे ज्यादा बन सकता है? तो बेटा उससे ज्यादा तो बन सकता है लेकिन इससे कम नहीं बन सकता। राइट? मिनिमम आपको 10% बनाने ही बनाने हैं। अंडरस्टूड है ना? इससे कम आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। राइट? तो ये आप जान के रखो कि आपको 10% बनाने हैं। तो यहां पे आपको डीआरआर कितने परसेंट बनाने हैं? 10%। 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशू। जो डिवेंचर आपने इशू किया है उसका 10% आपको डीआरआर क्रिएट करना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट हियर बेटा। अब देखो, तो डीआरआर का वैल्यू क्या होगा? इसके हिसाब से जो मैंने एग्जांपल अभी लिया है उसके हिसाब से हमारा डीआरआर का वैल्यू क्या होगा ये जान लो। डीआरआर का जो वैल्यू होगा बच्चों, ध्यान दो, डीआरआर का वैल्यू मैंने कहा 10% ऑफ द डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। आप देखो यहां पे एग्जांपल में हमने कितने डिवेंचर इशू करे हैं। हमने यहां पे देखो 10,000 डिवेंचर इशू किया 100 रुपया करके। तो 10% ऑफ 10,000 डिवेंचर इनटू 100 करोगे तो इसका नॉमिनल वैल्यू आएगा। तो 10% ऑफ, तो कितने हो गए बच्चों? 10 लाख। तो 10% ऑफ 10 लाख मतलब 1 लाख रुपए का आपका डीआरआर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया कि डीआरआर कैसे बनेगा और कौन से डेट में बनेगा और कितना बनेगा, ये आपको समझ में आ गया बच्चों।
राइट। अब इसकी हम लोग जनरलिटी लिख लेते हैं कि जनरलिटी हमारी क्या होगी। इसकी जो जनरलिटी होने वाली है, डीआरआर जब क्रिएट करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमारा है। स्टेप 1 में हमने क्या बताया था, इश्यू ऑफ डिवेंचर। स्टेप 2 में हमने क्या बताया, क्रिएशन ऑफ डीआरआर। और डीआरआर जब करोगे तो उसकी जनरलिटी क्या होगी, एक जनरलिटी आपको पास करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। जैसे मान लो यहां पे हमने 1 लाख का डीआरआर बनाया, तो हमें इस तरह से 1 लाख रुपए डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। क्लियर बच्चों। तो हमारा सेकंड पोर्शन भी हो गया है, अंडरस्टूड और नॉट। और एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा, ये डीआरआर जब बनाते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो डीआरआर जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो 10% के हिसाब से क्रिएट करेंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सी। क्रिएशन ऑफ DRI। DRI क्या है बच्चों, DRI का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा समझा दें। अभी हमने सिखाया था कि जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, एक फंड बनाया, एक फंड यहां पे क्रिएट किया। अब इस नाम से कंपनी अपने कंपनी में पैसे जमा कर दे रही है। लेकिन अगर कंपनी इस पैसे को यहीं पे रखती है तो ये पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा, राइट। अब हमें रिडीम करना है 4 साल बाद या 1 साल बाद रिडीम करना है, और हम यहाँ पे पैसे को इसी तरह से रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो कंपनी क्या करती है ना, फंड के जो पैसे आते हैं उसे पैसे को ले जाके इन्वेस्ट कर देती है, ताकि जो इन्वेस्ट करेगी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब जब यहां पे इन्वेस्ट करेगी उसी को कहा गया है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और ये जब इन्वेस्ट करेगी कंपनी, इन्वेस्ट क्यों कर रही है बच्चों, क्योंकि आप जब इसको पैसे को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो, अगर आप उसे वहां पे डिपॉजिट करते हो तो एक तो आपके पैसे सेफ पड़े हैं, दूसरी बात क्या है कि आपको वहां से कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके फंड जो है कुछ ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी क्या करती है, जो बनाती है पैसे फिर उसको क्या करती है, उसे इन्वेस्ट कर देती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो आप इसे कहां पे इन्वेस्ट करोगे, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करोगे जो कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा आपको वहां पे जमा करना है, अंडरस्टूड बच्चों। तो वहां पे अगर आप जमा करते हो तो जो फंड आप यहां पे क्रिएट करते हो उसी को बोलते हैं DRI, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। आया समझ में बच्चों। अब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने करने हैं तो ये भी आप जान लो, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करने हैं 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम, ऑफ डिवेंचर रिडीम। मतलब जितने डिवेंचर आप रिडीम करने वाले हो उसका जो नॉमिनल वैल्यू होगा उसके 15% आपको कम से कम DRI में इन्वेस्ट करने होंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड बेटा, क्लियर और नॉट। ठीक है, अब चलिए इसकी हम लोग एक जनरलिटी भी जान लेते हैं। इसकी जब जनरलिटी आप करोगे तो क्या होगा, जनरलिटी होगी आपकी DRI अकाउंट डेबिट, और ये पैसे आप बैंक इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करोगे तो यहां पे लिखा जाएगा DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट बच्चों, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग यहां पे इसको क्रिएट करते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सी के बाद। अब आते हैं हम लोग डी में, राइट। मैंने टोटल कितने स्टेप कहे थे, टोटल 6 स्टेप होंगे, है ना बच्चों। तो टोटल 6 स्टेप कैसे हुए देख लो एक बार।
पहला स्टेप हमारा इश्यू डिवेंचर, जिसको मैं 1 बोल दे रहा हूं, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया नंबर 2। तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया बच्चों, CDRI हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी हमने देख लिया, राइट। और इसकी जनरल क्या होगी, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अब हमारा आ गया फोर्थ स्टेप। अब हम लोग फोर्थ स्टेप की बात करेंगे और ये हमारा होता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। जब आपकी रिडेम्पशन की टाइम आ जाएगी तब ये एंट्री हमें पास करनी है, राइट, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सबसे पहला क्या करोगे आप, जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसे, उस पैसे को आपको वापस लाना है, राइट। आप उस पैसे को क्या करोगे बच्चों, वापस लेकर आओगे, यस और नो। तो यहां पे बोल सकते हैं कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो यहां पे जो आपने पैसे जमा किया था आपने, उसे वापस निकाल लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI एक एंट्री हो गई। और दूसरा, अगर आपको उसके साथ कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहां पे लिखोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो जनरली क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हमारी स्टेप 4 हो गई। अब हम आते हैं स्टेप 5 में। अब स्टेप 5 में क्या है बच्चों, स्टेप 4 तक हमने सीख लिया, राइट। अब आता है स्टेप 5, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, तो कंपनी चाहे तो उसे यूज करके रिडीम कर सकती है। तो अब हमारा आ गया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमारा स्टेप 5 हो गया, राइट बच्चों। ये जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये 2 तरीके से होगा। आइदर पार में होता है और आइदर प्रीमियम में होता है। रिडीम जब भी आप करोगे, आइदर आप पार में करोगे या आइदर आप प्रीमियम में करोगे। कभी भी रिडेम्पशन डिस्काउंट में नहीं होता, इसीलिए हमने डिस्काउंट यहां पे नहीं लिखा। आया समझ में ना। अब देखो, जब पार में हम लोग रिडीम करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे जो भी डिवेंचर रहेगा उसे कैंसिल करना है बच्चों। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पहले हम ड्यू की एंट्री मारेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो यहां पे हमने ड्यू की एंट्री मारी और यहां पे हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया। अगर यही प्रीमियम में रिडीम करते तो क्या गारंटी होती बच्चों, यहां पे भी हम सेम लिखते, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम, क्योंकि अब हम प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट यहां लिखते। तो जितना भी हमें देना था डिवेंचर को पहले कैंसिल करोगे, जितना प्रीमियम देना उसे लिखना बच्चा, टू डिवेंचर होल्डर करोगे। पहला ये भी ड्यू है और उसके बाद हमें पे का एंट्री करना है, पेड, ये सेकेंड एंट्री। और यहां पे जब हम पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक यहां पे कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हो गया, जिसको हमने कहा था स्टेप 5। अब आते हैं हम स्टेप 6 में। मैंने कहा था 6 स्टेप टोटल हमें करने हैं बच्चों। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 जो होगा लास्ट में, ट्रांसफर ऑफ DRR। देखो बच्चों, ये जो ट्रांसफर ऑफ DRR है, हमने DRR अकाउंट बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR किया था। अब यही आपको करना है कि एट द एंड ऑफ द रिडेम्पशन, जब आपका रिडीम हो जाएगा तो DRR को कैंसिल कर देना है। और कैंसिल क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों। एक तरह से समझ लो, आपने यहाँ पे DRR अकाउंट बनाया है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था। अब यहाँ पे एक और रिजर्व है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या करोगे, DRR से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो जनरल ये भी रिजर्व है आपकी,
और ये भी आपकी रिजर्व है, तो एक रिजर्व से आप निकाल रहे हो, दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो रिजर्व हमारी क्रेडिट बैलेंस है, ये डिक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इंक्रीज होगी उसे क्रेडिट करना, जो डिक्रीज हो रही है उसे डेबिट कर देना। तो जनरल हमारी क्या हो जाएगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। यही आपको स्टेप्स याद रखने हैं बच्चों जब हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप सम्स को करोगे आपको इतने स्टेप्स यहां पे याद रखने हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, हमने क्या सीखा बच्चों? हमने अभी तक जो सीखा है, हम लोगों ने पहला M सीख लिया, मीनिंग। दूसरा हमने स्टेप सीख लिया, M और S हो गया। अभी हमें एक और S सीखना है, राइट? तो तीसरा जो S का नाम है, इसको हमने कहा सोर्स ऑफ फंड। क्या कहा बच्चों? अब हम लोग आते हैं सोर्सेस ऑफ फंड में। याद है दूसरा जो हमारा था, तीन चीजें हमने बताई थी, M, S, S, M। पहले मैंने क्या सीखा? मीनिंग सीखी। हमने फिर स्टेप सीखा। कितने स्टेप? 6 स्टेप। तो हमने यहाँ पे पीछे अभी 6 स्टेप सीखा बच्चों। आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने कितने स्टेप सीखे? हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 6 स्टेप सीखे हैं, राइट बच्चों? तो आप एक काम करो, इसे अगर चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो, राइट? यू कैन टेक डाउन द स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्टेप। यहां से एक बार मैं फिर से सारे स्टेप को दिखा दे रहा हूं। ये हमारी पहली स्टेप थी, ये आपकी सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चा तुम लोग। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेप आ जाएगी, फोर्थ स्टेप, और ये आपकी फिफ्थ स्टेप हो गई। यहां पे देखो फिफ्थ स्टेप आ गई, और लास्ट स्टेप हमारा यहां पे सिक्स स्टेप आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ DRR। आए बच्चों? चलिए, अब आते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। तो हमारा M हो गया पहला, दूसरा S हो गया स्टेप, तीसरा अब आ गया सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब क्या है? जब आप रिडीम करोगे तो वो आपके पास सोर्सेस, पैसे कहां से आएंगे, पैसे आप कहां से लाकर अपने डिबेंचर होल्डर को रिडीम करोगे, तो जहां से पैसे आप यूज करते हो उसे बोला जाता है सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ रिडेम्पशन, राइट? पहला सोर्स है बच्चा आउट ऑफ कैपिटल। पहला हमारा क्या है ये जान लो, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कंपनी यहां पे क्या करती है बच्चों, आउट ऑफ कैपिटल में कोई फ्रेश इक्विटी शेयर इशू की ना, जब कंपनी ने कोई फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किया तो वहां से कैपिटल आया ना, पैसे आए कि नहीं आए, उसमें से यूज करके कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को जब रिडीम कर देती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया। दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसमें प्रॉफिट में से निकालकर अगर रिडेम्पशन को, डिबेंचर को रिडीम कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। है बच्चों? तीसरा होता है हमारा पार्शियली। पार्शियली का मतलब है कुछ पैसे वो आउट ऑफ कैपिटल निकाल रही है और कुछ पैसे वो आउट ऑफ प्रॉफिट से यूज कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली रिडेम्पशन फंड। ऐसे में बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन में आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करते हो डिवेंचर को, तो आपको याद रखना बच्चों कि यहां पे कोई भी नो DRR, कोई भी DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आउट ऑफ प्रॉफिट फंड को यूज करते हो रिडेम्पशन के लिए, तो यहां पे आपको 100% DRR बनाना होगा, 100% DRR बनेगा। और अगर आप पार्शियली से रिडेम्पशन करते हो तो यहां पे आपको 10% DRR क्रिएट करना होगा, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में सीखा था। आई होप एवरीबॉडी समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर? तो हमारा ये नेक्स्ट एस भी कंप्लीट हो गया, आप यहां पे देख सकते हो बच्चों। जो हमारा जो एस था ना वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमने सोर्सेस ऑफ फंड सीख लिए। अब आते हैं लास्ट एम, जिसे हमने कहा है मेथड ऑफ रिडेम्पशन। मेथड ऑफ रिडेम्पशन। अब देखो बच्चों, हमने पहले क्या सीखा, मीनिंग सीखी, उसके बाद हमने क्या सीखा, स्टेप सीखा 1 to 6। उसके बाद हमने सोर्सेस ऑफ फंड सीखा कि पैसे आएंगे कहां से, आउट ऑफ कैपिटल होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट होगा या पार्शियली होगा। अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल से रिडेम्पशन करती है तो कोई भी DRR क्रिएट नहीं होगा, ओके? अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करती है तो 100% DRR होगा, और अगर पार्शियली वो करती है, फंड को यूज करती है, तो 10% ऑफ DRR यहां पे बनेगा। अंडरस्टूड ना? अब आता है मेथड ऑफ रिडेम्पशन।
कंपनी कितने तरीके से डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है। पहला मेथड हम लोग जब देख रहे हैं यहाँ पे लंप सम मेथड। कौन सा मेथड देख रहे हैं बच्चों? लंप सम मेथड। लंप सम का मतलब ये होता है कि ऑल डिवेंचर रिडीम एट वंस, ऑल डिवेंचर रिडीम एट वंस। कंपनी क्या करती है, पूरे के पूरे डिवेंचर जब एक बार में रिडीम कर देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा लंप सम में रिडेम्पशन करना, राइट। दूसरा होता है ड्रॉ ऑफ लॉट। ड्रॉ ऑफ लॉट का मतलब है कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में रिडीम करे, इंस्टॉलमेंट में रिडीम करे। जब कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर के डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट में रिडीम करती है तो उसे हम कहते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स। नेक्स्ट मेथड जो है क्या, परचेस ऑफ ओन डिवेंचर। इस मेथड में क्या करती है, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से बोलती है भाई हम अपने डिवेंचर वापस खरीदना चाहते हैं, आप हमें इस दाम में अपने डिवेंचर अगर बेच सकते हैं तो बेच दो। तो जब कंपनी अपने डिवेंचर को खुद मार्केट से वापस खरीद लेती है तो इसे हम लोग बोलते हैं परचेस ऑफ ओन डिवेंचर, और इसके थ्रू भी डिवेंचर होल्डर के उनके पैसे मिल जाते हैं और इसे भी रिडेम्पशन डिवेंचर का एक मेथड कहा गया है, राइट। अब आते हैं बच्चों कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर्स टू शेयर, और इस मेथड में कंपनी क्या करती है, इसे भी एक तरीका है रिडेम्पशन करने का। इस मेथड में अब यहां करना क्या है, कंपनी क्या करेगी, अपने डिवेंचर होल्डर से बोलेगी कि तुम्हारे जो डिवेंचर्स हैं, जो कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट कर देंगे शेयर में, और इसके थ्रू भी यहां पे रीपेमेंट और रिडेम्पशन डिवेंचर हो सकता है। दूसरी बात याद रखना, आपको जो यहां पे पढ़ना है बच्चों, ये पढ़ना है और ये आपको पढ़ना है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यहां तक आपको समझ में आ गया कि मेथड्स क्या हैं। अब एक चीज और समझेंगे, यहां तो सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये आता है रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर एंड डीआरआई। इसका मतलब ये होता है कि डीआरआर कौन सी कंपनी बनाएगी और डीआरआई कौन सी कंपनी नहीं बनाएगी, ये हमको जानना है। मतलब कौन सी कंपनियों को डीआरआर क्रिएट करना है और डीआरआई बनाना है, और कौन सी कंपनी को ये नहीं क्रिएट करना है। आया बच्चों समझ में? तो सबसे पहले देखो यहां पे हमने लिखा ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेटेड बाय आरबीआई हो, विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई हो, वैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को ना तो डीआरआर बनाना है और ना तो डीआरआई क्रिएट करना है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। दूसरा, बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी होगी, उन्हें ऑलरेडी बहुत सारे फंड क्रिएट कर रहे होंगे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें फोर्स नहीं करती डीआरआर और डीआरआई बनाने के लिए। इसलिए बच्चों इन्हें भी कोई भी डीआरआर और डीआरआई क्रिएट नहीं करनी है। तीसरा आता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके भी बहुत सारे फंड होंगे, रिजर्व होंगे, तो इन्हें भी कोई भी डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि हमें ना तो यहां पे डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत है, ना तो अगर कोई बैंकिंग कंपनी है उसे बनाने की जरूरत है, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे भी डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो कंपनी आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो जो भी लिस्टेड कंपनी है बट एआईएफआई और बैंक को छोड़ के, मतलब क्योंकि अगर बैंक है और आपका एआई मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ऊपर में हमने लिख लिया है, तो इसीलिए मतलब उनके अलावा अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को बच्चों डीआरआर नहीं बनाना है, सिर्फ डीआरआई क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 15%। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। एक्सक्यूज मी। दूसरी बच्चों अनलिस्टेड कंपनी। अगर कोई हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी है, ये अनलिस्टेड कंपनी में कौन कौन यहां से लिया जाएगा, अगर मान लो आपकी एनबीएफसी है, ठीक है, और दूसरी आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इन दोनों कंपनियों को अगर अनलिस्टेड भी हैं तो उन्हें ना तो डीआरआर क्रिएट करना है और ना तो डीआरआई करना है। मतलब देखो अनलिस्टेड कंपनी में बच्चों ये दोनों कंपनी को ध्यान में रखना है, ये दोनों कंपनी को ना तो डीआरआर बनाना है ना तो डीआरआई क्रिएट करना है, राइट। अब दूसरे अदर लिस्टेड कंपनी यहां पे आ जाती हैं। अदर लिस्टेड कंपनी में एक्सेप्ट एनबीएफसी एंड हाउसिंग, क्योंकि बच्चा हमने ऊपर में यहां पे देखो इसको ले लिया है, तो मतलब ये इस अनलिस्टेड कंपनी में ये वाली दोनों कंपनियां नहीं आएंगी।
तो मतलब इन दोनों के अलावा अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है एक्सेप्ट एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो उन्हें 10% के हिसाब से डीआरआर क्रिएट करना होगा और 15% के हिसाब से डीआरआई बनाना होगा, राइट, जो अभी हम लोगों ने नोट्स में लिखा था। और यहां पे आप देखोगे ओनली फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, इसका मतलब क्या है, जो कन्वर्टिबल, जैसे मान लो आपके डिवेंचर है, राइट, उस डिवेंचर से मान लो जैसे आपके पास डिवेंचर है 1 लाख रुपए का, राइट, इस 1 लाख में 40% कन्वर्टिबल है और 60% डिवेंचर नॉन कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल का मतलब है विच कैन बी कन्वर्टेड टू शेयर, राइट। तो जो शेयर जैसे मान लो 40% आपके कन्वर्टिबल है, 60% कन्वर्टिबल नहीं है, तो यहां पे देखो लिखा ओनली फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, तो मतलब जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन रहेंगे उन्हीं के लिए ये 10% और 15% बनेगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। चलो एक एग्जांपल से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि इसको आपको समझने में और बेटर फील हो। ओके, एग्जांपल से करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो अब यहां पे हम लोग एग्जांपल लेंगे और उसको एग्जांपल को लेके हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम लोग लिखते हैं बच्चों एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल को क्रिएट करेंगे। यहां पे हमने लिख दिया इशू 1/4, इशू हमने डेट क्या दिया 1/4/22 यहां पे दिया। एक एग्जांपल को ले लेते हैं और कितना डिवेंचर इशू किया, 3000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। मान लो 3000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच यहां पे इशू किया है और उसी डेट में, सेम डेट में आपके पास डीआरआर का रिजर्व भी पहले से पड़ा हुआ है। मान लो डीआरआर का रिजर्व बच्चों कितना पड़ा है, 10,000 रुपीस, ये भी आपको मालूम है। अब डेट ऑफ रिडेम्पशन ले लेते हैं। मान लो यहां पे डेट ऑफ रिडेम्पशन भी आपको दिया हुआ है। डेट ऑफ रिडेम्पशन मान लो आपको दिया हुआ बच्चों यहां पे 31 मार्च 23 दिया हुआ है। 31 मार्च 23 आपको डेट ऑफ रिडेम्पशन भी दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि जो स्टेप्स है उसके हिसाब से हम लोग कैसे यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। नाउ सबसे पहला बच्चा यहां पे देखोगे, जो हमने कहा था पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टेप देखते हैं। स्टेप में था इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो यहां पे देखो बच्चों, ये डिवेंचर इश्यू नहीं हो रहा है, ये डिवेंचर पहले से है, ये पहले से हमारा डिवेंचर यहां पे है, मतलब ये जो इशू नहीं है ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। ये आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने के डिवेंचर हैं, 3000 डिवेंचर है, उस डेट में आपको डीआरआर का बैलेंस कितना है 10,000 रुपीस का। तो इशू ऑफ डिवेंचर हमें नहीं करना है। नंबर 2 में हमें बनाना है डीआरआर। अब हमें देखना है डीआरआर जो हमें क्रिएट करना है वो कौन से डेट में बच्चा हमें यहां पे डीआरआर क्रिएट करना है। यहां पे देखो, जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारा रिडेम्पशन का डेट है 31 मार्च 23, 31 मार्च 23, और हम लोगों ने कहा था कि जिस डेट में रिडेम्पशन होगा ठीक उससे पहले वाला 31 मार्च हमें लेना है, राइट। तो 31 मार्च हमें लेना है। तो 31 मार्च इससे पहले कब आएगा, इससे पहले 31 मार्च 22 में आएगा बच्चों, राइट। तो 31 मार्च हमारा 22 को आएगा, तो 31 मार्च 22 में हमारा डीआरआई बनेगा, राइट। तो डीआरआई जब आप बनाओगे तो गारंटी यहां पे हम लिखेंगे, डीआरआर बनाओगे, सॉरी डीआरआर बनेगा हमारा कितना 31 मार्च 22 को। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, राइट बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर कौन से डेट में बनेगा, 31 मार्च 22 को। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आता है डीआरआई। डीआरआई ये हमें मालूम है कि डीआरआई हमें कितना परसेंट बनाना है। हमने बताया था कि डीआरआई हमारा कितना परसेंट बनेगा, 15%। देखो बच्चों, डीआरआई तो हमारा 15% बनेगा, ये पता है, बट ये भी जानना है कि डीआरआई, ये भी हम आपको बता दें कि जो डीआरआई बनेगा वो कौन से डेट में डीआरआई बनेगा, ये भी थोड़ा सा आपको बता दें। ओके,
हाँ, डीआरआई यहाँ पे देखो मैंने लिखा था, क्रिएशन ऑफ डीआरआई ये हमारा बनता है, यहाँ पे मैंने बताया था कितना परसेंट लेना है, 15%। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, ये जो 15% आपको यहाँ दिख रहा है, डीआरआई जो आपका बनेगा 15%, वो तो ठीक है, लेकिन कौन से डेट में बनेगा, इसका जो डेट होता है बनाने का वो होता है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल जो डेट होगा उस 30 अप्रैल को बनाइए। और बिफोर दैट, और बिफोर दैट आपको क्या करना है, जिस साल में रिडीम कर रहे हो उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगा या उससे पहले, या और डेट गिवन, आपको यहां पे डेट दिया रहेगा तो उसके ऊपर आप बना सकते हो, राइट। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कौन सी डेट में बनेगा, 30 अप्रैल या उससे पहले, और वॉट एवर द डेट इज गिवन, उस दिन आपको डीआरआई यहां पे बनानी है। आए बच्चों, तो चलिए वापस यहां पे आ जाते हैं। तो हमने क्या कहा, हमें डीआरआई बनाना है 15%, और कौन सी डेट में बनाना है, 30 अप्रैल को। तो जिस साल आप रिडेम्पशन कर रहे हो, आपका ये रिडेम्पशन का डेट है, रिडेम्पशन के डेट्स के पहले जो भी 30 अप्रैल आएगा, डेट अगर नहीं दिया है तो 30 अप्रैल हम यूज करेंगे, राइट बच्चों, 30 अप्रैल हमें यूज करना है, क्लियर। तो यहां पे 30 अप्रैल यहां पे आएगा, 30 अप्रैल 22, तो ये वो डेट है जिस दिन हमें डीआरआई को इन्वेस्ट करना है, डीआरआई में इन्वेस्ट करना है। व्हाट इज क्लियर। अब यहां पे देखो 15% हमें करना है बच्चों, कौन से डेट में, 30 अप्रैल 22 को करना है, 15% ऑफ द डिवेंचर रिडीम। अब यहां पे आपको देखोगे कि 30% ऑफ द डिवेंचर रिडीम करना है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको यहां पे अमाउंट नहीं बताया बच्चों, एक बार मैं बता दूं, आई एम सो सॉरी। हमें यहाँ पे डीआरआर क्रिएट करना है तो उसको मैंने अमाउंट नहीं बताया, आई एम सो सॉरी। देखो बच्चा, हमें यहाँ पे बताया था कि डीआरआर आपको बनाना है कितना परसेंट, 10%। तो 10% आपको डीआरआर क्रिएट करना है, राइट। तो 10% आप करोगे तो देखोगे 10% द डिवेंचर वैल्यू आपके पास जो इशू था 3000 था ना, तो 10% ऑफ 3000 इनटू 100 अगर आप करते तो कितना होता, 3 लाख। 3 लाख का 10% आपके पास होता 30,000, राइट बच्चों। अब देखोगे 30,000 का आपका टोटल डीआरआर बनना चाहिए था, लेकिन डीआरआर में आपके पास ऑलरेडी कितना है, 10,000 है। तो 10,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको वापस कितना बनाना होगा, 20,000 बनाना होगा। इसीलिए बेटा आपको यहाँ पे 20K का डीआरआर क्रिएट करना होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। अब आते हैं हम डीआरआई में। डीआरआई जब हम बनाएंगे तो हमें 15% बनाना है, एंड 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर रिडीम। तो हम यहाँ पे जो रिडीम कर रहे हैं, कितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, 3000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, और इनका 3000 डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर रिडीम हो रहा है 3000, इनका नॉमिनल वैल्यू क्या होगा बच्चों, 3000 इनटू 100। तो मतलब आपके जो डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं उनका नॉमिनल वैल्यू आपके पास 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए आपके डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। तो अब यहां पे आपको मैंने क्या कहा, डीआरआई विल बी 15% ऑफ द डिवेंचर रिडीम। तो आपको यहां पे 3 लाख के 15% बना देने हैं, तो कितना आ जाएगा, 45,000। तो यहां पे आपने क्या किया, डिवेंचर का कितना डीआरआई बनेगा ये आपने देख लिया। तो हमारा पहला स्टेप क्या था बच्चों, इश्यू ऑफ डिवेंचर था। दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा, डीआरआर सीखा। तीसरा स्टेप हम क्या सीख रहे हैं, डीआरआई क्रिएट करना। और जब डीआरआई आप करोगे तो जनरेटिव क्या हो गई, डीआर अकाउंट डेबिट, डीआरआई अकाउंट डेबिट यहां पे लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और कितने रुपए का, 45,000 का हमारा डीआरआई क्रिएट हो गया। ये भी समझ में आ गया बच्चों। जैसे ही आपका डीआरआई रेडी होगा, अब हम आते हैं स्टेप 4 में। और स्टेप 4 हमारा क्या है, ये स्टेप 4 क्या है बच्चों, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो उस डेट में आपको ये काम करना है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का डेट देखो बच्चों 31 मार्च 23 है, तो यहां पे आप लिखोगे 31 मार्च 23। इस डेट में क्या करोगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो डीआरआई में इन्वेस्ट किया था ना, उसे आपको बच्चों सेल कर देना है। तो जैसे ही आप इसे सेल करोगे आपके पास पैसे आएंगे, तो यहां पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, राइट बच्चों। तो आपने जो 45,000 इन्वेस्ट किया, यहां पे इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 45,000 आपको यहां पे वापस मिल जाएंगे। ये हमारा स्टेप 4 हो गया।
अब आते हैं हम स्टेप 5 में। स्टेप 5 हमारा क्या था? स्टेप 5 था बच्चों हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर यहां पे हम करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम लोग करेंगे बच्चों परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और हमने यहां पे पार में रिडीम कर रहे हैं क्योंकि कुछ बोला नहीं है, तो डिवेंचर होल्डर लिखेंगे। अब देखो बच्चों, हम लोग को मालूम है कि जो डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे देखो कितने के डिवेंचर थे, देख लो आपने 3000 डिवेंचर ऑफ ₹100 करके था, तो मतलब 3000 डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3000 डिवेंचर जिनका 100 रुपया नॉमिनल वैल्यू था, तो 3 लाख रुपए का डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आपको डिवेंचर होल्डर को देने हैं। तो ये आपने ड्यू की एंट्री मार ली। ड्यू के बाद में हम लोग क्या करते हैं? पेड, है ना बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पेड करते हैं। पेड की जनरली क्या होती है? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और यहां पे आपको कर देना है टू बैंक अकाउंट, और यहां पे आप 3 लाख रुपए वापस डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दोगे। आया बच्चों? डिवेंचर होल्डर को हमें कितना रिडीम करना है? 3 लाख रुपए। यहां पे आपने देखा कितने रिडीम करने हैं? 3 लाख रुपए। तो यहां पे 3 लाख रुपए आप डिवेंचर होल्डर को पे कर दोगे, तो यहां पे लिखा जाएगा 3 लाख रुपए। ये हमारा स्टेप 5 हो गया बच्चों। अब स्टेप 5 के बाद हमारा स्टेप 6 आ जाता है ना, और मैंने स्टेप 6 में कहा था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किसे ट्रांसफर करना है? डीआरआर को। तो यहां पे आप लिखोगे डीआरआर अकाउंट डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे टू जनरल रिजर्व। अब ये कैसे ट्रांसफर करना है, कितना ट्रांसफर करना है बच्चों? आप देखो यहां पे आपके पास पहले से डीआरआर में 10,000 था, आपने फर्दर फिर यहां पे 20,000 का डीआरआर क्रिएट किया। यस बच्चों, तो डीआरआर आपने जब 20,000 क्रिएट किया, 20,000 और 10,000 पहले से था, टोटल आपके पास 30,000 हो गए ना। तो 30,000 जो आपने किया है, तो उस 30,000 को ही यहां पे अब हम वापस ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। आया समझ में बच्चों? तो ये सारे स्टेप थे जो आपने एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोगों ने सारे स्टेप को क्लियर किए कि जो अगर हमें सारे डिवेंचर को सॉल्व करना है, स्टेप पे किस तरह से करना है। तो आई होप यहां तक आपको बच्चों समझ में आया होगा, और अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से इसको अगर आप देखते हो, समझ में आता है, गो थ्रू करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और बाकी अगर कोई भी डाउट्स या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, तो आप कमेंट में लिखना, मैं इसे और क्लियरली करके आपको सॉल्व करूंगा। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।